इसको जवाब देने का मेरे ज़हन में जो एक तरीका आता है वो ये है कि एक हाथी है, उसके मैं डिफरेंट पार्ट्स को टच करके बताने की कोशिश करता हूँ कि वो हाथी क्या है। पहले तो ये मुझे मालूम है कि फिगर जो है इस वक्त $10 बिलियन के इर्द गिर्द है और ये स्टॉक एक्सचेंज की तरफ प्रोबेबली बढ़ती जाएगी। तो बीन काउंटिंग की बजाय जो लास्ट फिगर के ऊपर मैंने थोड़ी सी वर्किंग की थी, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने जो लास्ट वर्किंग की थी को आधा पौना घंटा पहले, वो मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर थी, ये ट्वीट के ऊपर थी, जिसमें उन्होंने $8.5 बिलियन का दिया था। तो मैंने उसकी कैलकुलेशन की तो उसमें से 7.7 मिलियन जो थे वो लोन्स थे, एडीबी, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और जो ग्रांट्स थी उसका टोटल 8.3 या $800 मिलियन था, लेस देन $1 बिलियन। तो वो रेशो प्रॉबेबली अब ग्रांट्स की सूरत में थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी, क्योंकि अब छोटे प्लेयर्स अपनी अनाउंसमेंट कर रहे होंगे इस वक्त, जिसमें सऊदी अरब का $1 बिलियन है, इस किस्म की चीजें भी होंगी। मगर वट एवर इट इज, इट गिव्स very important political and strategic and economic messages। और वो मैं 2-3 का जिक्र करता हूँ, फिर आपके की क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, जिसका आपने फोन के ऊपर मेरे साथ पहले भी जिक्र किया था। पहला मैसेज तो है कि इन सम वेज इट गिव्स अ लीज ऑफ लाइफ टू दी प्रेजेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट। जैसे भी लोन हो, ग्रांट्स हो, उनको एक ट्रस्ट मिलती है अपनी इंटरनेशनल आइसोलेशन ब्रेक करने में, और इमीडिएट एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देने के लिए इकोनॉमी को, कि हम डिफॉल्ट के दायने पे नहीं है, मगर इकोनॉमिक एक्टिविटी अब होगी। और फिर चंद मुल्कों को वो थोड़ा सा जो है पुश करेंगे कि अपनी डिस्बर्समेंट थोड़ी सी पहले करें, ताकि आपका जो क्रंच है वो काबू में आ सके। तो पहली जो इसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है वो बड़ी अहम होंगी पाकिस्तान के गिवन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। और उसके साथ प्रोबेबली IMF को भी एक मैसेज आएगा कि हथौला रखो, मे भी अपनी कंडीशनैलिटीज को वो थोड़ा सा माइल्ड करें, और उसमें से $1 या $2 बिलियन को कहें कि ये फ्लड रिलेटेड चूंकि आपके ऊपर डिफिकल्टीज है, उसकी वजह से हमें अपनी कंडीशनैलिटीज को कम करते हैं, और फाइनल टोटल में शायद आप उसको भी गिन सकें, गर्चे उनका मैंडेट फ्लड्स नहीं है, कुछ और है, तो वो कह सकें कि जी हमने पाकिस्तान को फ्लड की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सपोर्ट दी। तो वो जो लोग इम्पेशेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस रिलीजेस कर रहे थे कि जी ये फेल हो गया और ये हो गया, तो वो प्रॉबेबली अब डिफेंस पे बैकफुट पे हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं कि डिस्पर्समेंट्स की जो हिस्ट्री है हमारी, वो को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हमने दो आपके साथ में एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक 2005 में अर्थक्वेक के बाद हमारे पास हुआ था, हमें बड़ी कमिटमेंट्स आई थी उस वक्त। जहां तक मुझे याद पड़ता है उसका भी टाइटल इसी किस्म का था, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफेक्टेड एरिया, और उसके लिए हमें ठीक ठाक पैसे मिले थे। 3.5 बिलियन की हमारी कमिटमेंट्स थी, प्लेजेस जिनको कहते हैं, और उससे पहले भी 2-3 बिलियन की हुई थी। तो टोटल जो था वो 6 बिलियन के इर्द गिर्द हुआ था। जो एक्चुअल डिस्पर्समेंट्स थी उसके ऊपर 5 स्टेप्स हैं, वही स्टेप मैं दोबारा आगे लेके चलूंगा। वो 5 स्टेप मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ। वो क्या है? पहला स्टेप ये है कि जी आपको को कमिट करे, प्लेज करे, जो यहाँ पे भी हो रहा है। दूसरा स्टेप ये है कि वहां से रिसीट्स भी हों, वो नहीं होती टिपिकली। वो कुछ पैसे देते हैं या देना चाहते हैं, बाकी उनके अगले फिस्कल ईयर के बजट वगैरह में जाती हैं, और वो फॉलोअप को रिक्वायर करते हैं, जो बाज दफा नहीं होता। उसके बाद एलोकेशन, आप किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रोविंस को, किसी सेक्टर को वो एलोकेट करते हैं। फिर उसकी एक्चुअल स्पेंड है। हमारे यहाँ इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एलोकेशन 100 अरब की होगी फिस्कल ईयर के शुरू में, डिस्पर्समेंट होगी 2 बिलियन आखिरी 3 महीनों में। रजा रूमी को इस चीज का बहुत अच्छी तरह इल्म है, उन्होंने सरकार में भी टाइम गुजारा है कि ये डिस्पर्समेंट आखिरी क्वार्टर में टिपिकली होती है और बड़ी स्मॉल परसेंटेज की होती है। और आखिर में होता है कि सारा कुछ आप खर्च भी कर लें तो वो इम्पैक्टफुल है कि नहीं। और आपका की क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही है कि ये पैसे अब कहाँ जाएंगे, वेयर इज आवर डिस्पर्समेंट एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी। तो ये 5 स्टेप्स हैं
मेरे ख्याल में इस वक्त हम लाइट ईयर्स अवे हैं आखिरी स्टेप से। हम वी डिड नॉट सक्सीड आफ्टर द अर्थक्वेक। हमने कहा था बिल्ड बैक बेटर, ना हमने बिल्ड किया ना बेटर किया। और अब जो दुनिया का जो मंत्रा है वो बिल्ड बैक बेटर को अबेंडन कर चुका है, दुनिया में कहीं पे भी वो नहीं हुआ। अब वो कहते हैं बिल्ड बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। स्ट्रॉन्गर से मतलब रिजिलियंट भी हो, जल्दी भी हो कि लोग बाहर सर्दी में बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ अभी उस चीज की को बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 व्हीकल्स अवेलेबल है। अगर कोई तीसरा व्हीकल अवेलेबल है तो काइंडली मुझे बताइए। पहला व्हीकल आपके पास जो अवेलेबल है वो बिस्प के थ्रू कैश डिसबर्समेंट्स का है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी जो आप व्हीकल आपके पास अवेलेबल है वो मुजम्मल साहब को भी पता है, वो पीएसडीपी है। किस दिन जो है आपके प्लानिंग मिनिस्टर बैठेंगे और 10 बिलियन इस प्रोडक्ट को दे दो, 20 बिलियन उस प्रोडक्ट को दे दो, 50 बिलियन उसको दे दो। वो मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और मोस्टली उसके जो डिजाइन बनाए होते हैं वो नेस्पाक ने बनाएंगे, एफओडब्ल्यू ने बनाए होंगे, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन ने बनाए होंगे जिनको क्लाइमेट और उनकी रेजिलियंस के बारे में बहुत ज्यादा वो बैप्टाइज नहीं हुए। लिहाजा वो इसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जो इस दफा तबाह हुआ। उसी किस्म के पुल, उसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर रोड्स एंड पावर स्टेशन एंड सो फोर्थ, अनलेस के बी पॉज एंड रीडिफाइन आवर कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स। उसमें मटेरियल्स भी होंगे, उसमें जोनिंग लॉज भी होंगी, उसमें लैंड यूज प्लानिंग भी होंगी, उसमें अर्बन स्लम्स भी होंगे और उसमें रूरल कम्युनिटीज भी होंगी। दूसरी दफा जो हमें मौका मिला था वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के तहत मिला था, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। सुलंगी साहब, आपसे ज्यादा वो बिल्कुल। हमें से किसी को बेहतर याद नहीं होगा। और उसमें भी हमें बहुत कमिटमेंट्स आई थी। अगर आपको याद हो तो 3.5 बिलियन या उससे भी ज्यादा, नहीं नहीं सॉरी माफी चाहता हूँ, $5.8 बिलियन की वो कमिटमेंट थी। वर्ल्ड बैंक और जापान ने मिलकर वहां पर टोक्यो में मीटिंग की। हम उसमें से कुछ नहीं ले सके और कुछ नहीं खर्च कर चुके। इनफैक्ट उसकी जो वाटर सेक्टर था उसके ऊपर ओबामा ने और प्रेसिडेंट जरदारी ने जॉइंटली वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग को होस्ट भी की थी और को प्रिसाइड भी की थी। हमने ना वो रिपोर्ट एक्सेप्ट की, ना उसकी वाटर सेक्टर की कोई इन्वेस्टमेंट हो सकी। अच्छा, अब मैं ग्लूम की पिक्चर नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि कल का सारा मीडिया इसको जो है वो कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा मेरे ग्लूम को। तो मैं पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ कि रेजिलिएंट डेवलपमेंट के जो 2-3 मेन मकसद हैं। आपके सवाल का मैंने बहुत लंबा जवाब दिया, बट 1 मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ। क्लाइमेट चेंज की जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत लोकल इशू है। वो टॉप डाउन उसके रिस्पॉन्सेज नहीं हो सकते। उसका सोल्यूशन सिर्फ एक जगह पे है, वो लोकल गवर्नमेंट में है। एंड प्लीज नोट इट, मैं लोकल गवर्नेंस नहीं कह रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, विच मीन्स फाइनेंशियल एलोकेशन, which means budget and prioritization, which means local level allocation and local level monitoring and implementation. जब तक लोकल गवर्नमेंट ना बने और उनको ये रिसोर्सेज ना जाए, आपकी रेजिलियंस नहीं हो सके। और उसको बचाने का एक मुन्ना सा तरीका जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि हमें जोर लगाना चाहिए कि ये कॉन्फ्रेंस दो साल बाद फिर हो और पाकिस्तान में जाके उसकी रिपोर्ट दे कि हमने लोकल गवर्नमेंट के थ्रू किस तरह से क्या पैसे खर्च किए। और कुछ तो हम प्रोग्रेस दिखाएं कि अगर इस किस्म का फ्लड दोबारा आता है तो 10, 20, 40% हमारी कम्युनिटीज आर मोर रेजिलिएंट नाउ देन बिफोर। तो उसकी अभी प्लानिंग होने की जरूरत है। जो मैं इनकी जो रिपोर्ट मैंने देखी है, काफी बड़ी रिपोर्ट है जो इन्होंने फ्रेमवर्क के तौर पे लॉन्च की है, वो बहुत मैक्रो लेवल की है, उसमें ये चीजें अभी तक नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही मुफस्सिल आपने जवाब दिया। शेख साहब, मैं चाहूंगा कि हम दोबारा इसी मौजू पे आते हैं, लेकिन मैं पहले मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। वो बड़ी आराम से सुन रहे हैं। मुजम्मिल साहब, इस फंड के बारे में अगर आप कोई कमेंट कर दें तो जरूर कीजिए, लेकिन हमें जरा ये बताइए कि पंजाब में इस वक्त क्या हो रहा है और पंजाब की सूरत हाल जो है, नाजरीन भी उसमें बहुत जो है वो मुश्ताक हैं जानने के लिए कि ये खिचड़ी जो पक रही है ये किस तरफ जा रही है। जी सोरवदी साहब। देखिए, पहली बात, इस फंड के हवाले से हमें ये समझना चाहिए, ये कम से कम ये एहसास करना चाहिए कि ये एक, जब मुशर्रफ दौर में पैसे आए तो हम उस वक़्त फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे, वेस्ट के ब्लू व्हाइट बॉय थे,
और उस वक़्त दुनिया हम पर वैसे ही डॉलर निछावर करने के लिए तैयार थी, तो वो उस वक़्त वो प्लेजेस हुईं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में भी जब प्लेजेस हुए, तो उस वक़्त भी हम वॉर ऑन टेरर में और उसमें दुनिया के इत्तेहादी थे, और वो प्लेजेस जो थी दुनिया हमारे साथ थी, और बहुत ही कदम से हम उनको इस्तेमाल कर सके या नहीं कर सके, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज के हालात में जब पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात हो रही थी, जब फैटफ में हम फंसे हुए थे, जब ये कहा जा रहा था कि दोस्त हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, अब हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा। आप देखें पिछले दौर में हमसे चाइना अपने पैसे वापस ले गया, सऊदी अरब अपने पैसे वापस ले गया, चाइना $2.5 बिलियन उठा के वापस ले गया पाकिस्तान में से, और हम ओआईसी का इजलास ना बुला सके जब इंडिया ने 360 खत्म किया, और अरब भी नाराज, चीन भी नाराज, बाइडेन का फोन भी नहीं आया, तो एक सम फैटफ के हर इजलास के बाद ये कहा जाता था कि जी वो भारत की लॉबी बड़ी काम कर गई, और हमने तो काम पूरा किया हुआ था, लेकिन वो भारत की लॉबी हमें मरवा गई। उस सारे सिनेरियो में अगर आज आप देखें कि ये जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट तो है अपनी जगह, कि दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है आकर, वेस्ट पूरा खड़ा हुआ है, और दुनिया के मालियाती इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हुए हैं। जो लोग रोज राग लाप रहे थे कि जी हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, इस गवर्नमेंट की तो कोई वो है ही नहीं दुनिया के आगे, इनको तो कोई 1 रुपया नहीं देगा, तो चोरों की हुकूमत आ गई है, इनसे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो सारा तो नेगेट हो गया, कि हमने आप देखें वो फ्रांस जिसका जो एम्बेसडर पाकिस्तान में रखने को तैयार नहीं था 2 साल तक, पाकिस्तान में उसका सफीर नहीं था, वो आज हमारे साथ क्लाइमेट चेंज पे खड़ा है, और हमारी डोनर्स कॉन्फ्रेंस में ऐसे खड़ा है जैसे कोई दोस्त मुल्क किसी दोस्त के साथ खड़ा होता है। आप देखें सऊदी अरब ने $1 बिलियन दिया है, जो छोटी अमाउंट नहीं है। वेस्ट के हर मुल्क ने उसमें पैसा डाला है, हर मालियाती इदारे ने पैसा डाला है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है, कि हम एक दफा पाकिस्तान को दुनिया के साथ जोड़ने में और अपने मुश्किल वक्त में दुनिया को अपने साथ खड़े करने में कामयाब हुए हैं। ये पिछले सिनेरियो से डिफरेंट सूरत हाल थी इस वक्त। पीछे तो हमें आईएमएफ से 16 दफा वेवर मिला है जब से पाकिस्तान बना है। कभी हमने हमने कभी सुना कि आईएमएफ की कंडीशन है हमें कर्जा देते हुए? ये शौकत तरीन साहब कहते थे आधे पैसे तो मैं अपफ्रंट ले आता था जाके, जरदारी साहब के दौर में। मेरे से तो कभी आईएमएफ ने कंडीशंस की बात ही नहीं की थी। ये तो इस दफा वो प्री कंडीशंस लगाते हैं कि ये करके आओ, ये करके आओ, क्योंकि सूरत हाल डिफरेंट थी डिप्लोमेटिक। वरना हम तो हमेशा वेवर लेके आईएमएफ से एक ब्लू आइड बॉय की तरह पैसे लेके आए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ उस सिनेरियो में अगर इस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए, तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल में गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिप्लोमेटिक सक्सेस की है, कि दुनिया को पाकिस्तान के साथ जोड़ा है। मुझे जी बहुत अफसोस है कि आज मेरा मतलब एक तो इंडिया में जरूर मातम था इस सारे के ऊपर, और एक हमारे मुल्क में पीटीआई में बहुत मातम था इसके ऊपर। दो ही मुझे कुव्वतें जो हैं वो लेकिन बहुत मुजम्मिल साहब परेशान, देखिए, दो मुजम्मिल बहुत साहब परेशान नजर आई इसके ऊपर, कि आपने एक भारत बहुत परेशान था आज के ये क्या हो रहा है, और एक तहरीक इंसाफ वाले बहुत परेशान थे इस पे कि आज ये क्या हो रहा नहीं, ये तो देखिए देखिए है। ये प्लेजेस खास की तौर बात पे है। खास हाँ, तौर पर रजा रूमी की सहेली डॉक्टर शीरीन मजारी। और शीरीन मजारी, फवाद चौधरी, असद उमर, उमर अयूब, नरेंद्र मोदी, नहीं जयशंकर, ये नहीं सब नहीं आज नहीं, बहुत परेशान थे ये इसके बात ऊपर। ठीक नहीं है। ये सब बहुत परेशान थे कि अच्छा ये नहीं, क्या देखिए हो रहा है। आप मुजम्मिल ये साहब, मानते हैं इंडिया के ट्वीट्स और इनके ट्वीट्स पढ़ लें, एक जुबान ना नजर आए तो मुझे पकड़ लें। अच्छा वो ट्वीट्स को छोड़े ना, आप जरा नहीं नहीं, पंजाब क्यों की छोड़े बात उन करें। ट्वीट्स को? मतलब नहीं आज नहीं, जब हम दुनिया के साथ अपनी अपनी एक मुश्किल तैमूर शेयर झगड़ा, कर रहे हैं, तैमूर बजाय इसके झगड़ा कि भी इमरान मुजम्मिल खान ये साहब, बयान देते कि आप दुनिया को आज ज्यादा से ज्यादा प्लेज करना तैमूर झगड़ा चाहिए, क्यों गया? आप ना महमूद खान के पाँव में मेहंदी नहीं लगी नहीं, थी। रोमी साहब आप बात तो करने देना, इतना डिफेंड ना किया करें पीटीआई को। परवेज इलाही क्यों नहीं बजाय गए?
बजाय इसके कि आज वो ये बयान देते हैं कि हम हुकूमत के स्टेप में हुकूमत के साथ खड़े हैं, दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को इस मदद की जरूरत है, हम वी स्टैंड विद इनिशिएटिव। वो इस सुबह से ये माहौल बना रहे थे किधरे कोई पैसे दे ना देवे पाकिस्तान को, ये हुकूमत को 4 पैसे मिल गए तो हमारी तो जहां से डूब जानी है। मेरा मतलब है ये हाल था पाकिस्तान में नहीं, आज। देखिए देखिए जब मेरा देखिए, मेरी मतलब बात सुने। वो शीरी असल मजारी बात साहबा कह रही नहीं, थी एक देखिए छोटे से मीटिंग हॉल में कर रहे हैं, यहाँ पे तो इजलास होता ही नहीं है, यहाँ तो सब कमेटी की मीटिंग होती है। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे अरबों रुपया लगा दिया, इससे बेहतर था जूम मीटिंग कर लेते। और उधर से भारत के मैं ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रहे थे कि दुनिया को क्या हो गया है, ये खा जाएंगे पैसे, पाकिस्तान को नहीं देने चाहिए। एक जो बात अच्छा जी, देखिए मेरी बात सुने। बात यह है कि वो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये बात याद रखिए कि ये प्लेजेस जो होती हैं, जैसे अभी शेख साहब ने आपको माजी के 2 हवाले दिए, ये प्लेजेस ट्रांसलेट नहीं होती रियलिटी में। इसके लिए बहुत बहुत काविश करनी पड़ती है। पहली तो ये बात है, ये नंबर है, और अच्छी बात है कि एक नफ्सियाती बूस्ट मिल जाता है, एक हेडलाइन बन जाती है, लेकिन आगे तो बड़ा काम होता है डिप्लोमेटिक लेवल पे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये होता है, जैसे शेख साहब ने कहा कि इनमें से बेशतर कर्जे हैं। ये कर्जे हैं जो हमें कम इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से, एआईआईबी से, जो 4 बड़े डोनर्स हैं। ग्रांट्स हैं ईयू की, यूएसएआईडी की, सऊदीज की और दोस्त ममालिक की। कर्जों का ऑलरेडी हमारे ऊपर एक मलबा है। देखिए ना, मसला ये है कि ये गवर्नमेंट तो कर रही है, ये शॉर्ट टर्म मेजर है। असल बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अखराजात हैं हमारे, उनको कम करके ये पैसा हमारे गरीब अवाम की तरफ डाइवर्ट किया जाए। इधर बीएमडब्ल्यूज भी खरीदी वो जा रही है। आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, वो अली शेख साहब की बात से भी मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन अगर इसमें $2.5-3 बिलियन भी ग्रांट है तो ये छोटी सक्सेस नहीं है कि इस मौके पे हम अगर $3 बिलियन की ग्रांट भी वहां से ले आते हैं और बाकी $7 बिलियन के कर्जे ले आते हैं, तो भी ये छोटी सक्सेस नहीं है। मुजम्मिल मेरा साहब, मतलब है मुजम्मिल साहब, we all agree with what you said actually.